मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार में रहने के बाद एक बार फिर से बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा का ये वक्त है। क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को जिता पाएंगे या एक बार फिर से पिंच हिटर बैट्समैन नरेंद्र मोदी पर ही सबकी उम्मीदें टिकी हैं? जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने अपने दम पर पार्टी को जिताया, क्या मध्य प्रदेश में भी ठीक उसी तरह की उम्मीद पार्टी उनसे कर रही है? इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री। स्वागत है आपका। आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं। भोपाल में आज तक की इस पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 साल में अमूमन वोटर किसी भी सरकार से, किसी भी पार्टी से पक जाता है। एक तरीके से खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं, जो काम हुआ भी होता है वो उतना नज़र नहीं आता, क्योंकि लगता है ये तो हो ही गया। जो नहीं हुआ होता वो नज़र में आता है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 15 साल बाद एक बार फिर से पार्टी को जिता पाना वाकई में यहाँ की जो संगठन है उसके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज रहने वाली है? राहुल जी, बहुत धन्यवाद। आज तक ने यहाँ पर इस कार्यक्रम की आयोजना की और इस आयोजन के माध्यम से हमको सब लोगों से रूबरू होने का मौका प्रदान किया। स्वाभाविक रूप से जब एक लंबा समय एक दल की सरकार को होता है तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में नेतृत्व के बारे में भी होते हैं, सरकार के बारे में भी होते हैं, कार्य पद्धति के बारे में भी होते हैं। और जब विश्लेषण होता है तो शंका और कुशंकाएं भी होती हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी उपस्थित सज्जनों को ये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर लंबे कालखंड तक एक सरकार के चलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति तब खड़ी होती है जब सरकार अकर्मण्य हो, निष्क्रिय हो और जन विरोधी हो। अगर सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है, सरकार जमीन पर सक्रिय है और सरकार लगातार सेवा भाव से अपने पूरे राज्य के तमाम सारे विषयों को एड्रेस करने में सफल है, तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। ये आप चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी ना हो, लेकिन हाल ही में आंदोलन देखिए, दलित समाज आपसे नाराज चल रहा है, किसान आपसे नाराज चल रहे हैं, अपर कास्ट आपसे नाराज चल रहा है। जितने भी बड़े आंदोलन पिछले कई महीनों में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हुए वो ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। अगर ये सारे आंदोलन हो रहे हैं, इतने सारे समाज आपसे नाराज हैं, तो लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पिछले 5 वर्षों में और गत 14 वर्षों में जिन क्षेत्रों की बात आपने की है, उन सारे क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए शिवराज सिंह सरकार ने काम किया है। जहाँ तक किसी आंदोलन का प्रश्न है, तो जब जब जो राज्य चुनाव के दौर में जाता है तो वहाँ पर नई पार्टियों का खड़ा होना, नई पार्टियों का आगे बढ़ना और अनेक प्रकार के आंदोलनों का खड़ा होना, ये एक स्वाभाविक रूप से सिलसिला है। आप पूरे इतिहास को उठाकर देख लें तो चुनाव से 6 महीना पहले इस प्रकार की परिस्थितियां हर एक राज्य में होती हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज काम कर रही है। हमारा मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम देश में और राज्य में कभी किसी को वर्ग में बांटकर देखना नहीं चाहते हैं और ना ही हमने किसी योजना में यह परिलक्षित होने दिया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हों, चाहे अन्य क्षेत्र के व्यक्ति हों, हमारी कोशिश ये रही है कि सरकार सबके लिए काम करे और सबको उन योजनाओं का लाभ मिले। मैं वर्गवार भी आपको यह बता सकता हूं कि पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, जाति के लिए क्या किया, जनजाति के लिए क्या किया। और मध्य प्रदेश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। लगातार सालों तक डबल डिजिट में जीडीपी रहना,
एग्रीकल्चर ग्रोथ का 18% होना जो देश में सर्वाधिक है, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि भाषण देने से हो गया हो। इसके लिए जमीन पर मुख्यमंत्री को आपने काम कृषि करना विकास पड़ा दर है। की बात की, हकीकत यह है कि जहां पे कुछ सालों में एवरेज आपकी 9.4 रही है, कुछ सालों में जी हाँ 18 और 20% भी रहा है। आप 18-20 की बात करते हैं, 9% की एवरेज को आप भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि जो बड़े किसान हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल स्टेट के एग्रीकल्चरल फिगर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटा किसान है, जो मीडियम किसान है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके राज्य में जो बड़े किसान हैं वो तो अमीर हुए हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं उनको अभी भी उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जो आप आंकड़े रख रहे हैं, आप आधे आंकड़े रख रहे हो, पूरी तस्वीर बता नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि राहुल जी ये काम राजनीतिक लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो लोगों कर बांट कर देखें। किसानों को या किसी भी वर्ग को मुझे लगता है मीडिया को बांट कर नहीं देखना चाहिए। अगर सिंचाई मिलती है तो छोटे किसान को भी मिलती है, बड़े किसान को भी मिलती है। अगर गेहूं पर 200% बोनस 265 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस मिलता है तो वो छोटे किसान को भी मिलता है, बड़े किसान को भी मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ छोटे किसान को भी मिलता है, बड़े किसान को भी मिलता है। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी किसानों के लिए हैं, और इसलिए सभी किसानों का ग्रोथ उन योजनाओं के कारण हुआ है। और मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट और मध्य प्रदेश किसानी के क्षेत्र में आगे आया। जिस मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन साल में हुआ करता था, आज 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो इसमें सिर्फ एक वर्ग के किसानों का योगदान नहीं है, समग्र मध्य प्रदेश में निवास करने वाले सभी किसानों की मेहनत का परिणाम। सर ऐसा है नहीं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ। ये इंडिया स्पेंड की एक स्टडी है जो कहती है कि आय की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है आज की तारीख में भी। इसके अलावा अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं कि कितने शिशु मर रहे हैं, आप बाकी तमाम राज्यों के पीछे हैं। इसके अलावा अगर हम कृषि की बात करते हैं जिसकी आपने बात की, तो जो आपके अमीर किसान हैं, जो आपके बड़े किसान हैं, उनकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 20% भी बढ़ी है। लेकिन जो आपके स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं, उनकी जो एवरेज फार्म साइज़ है वो 2.02 हेक्टेयर से गिर कर 1.78 हेक्टेयर हो गया है। तो जो आप कह रहे हैं ना सर, उसमें पूरी हकीकत है नहीं। बड़े किसान अमीर हो रहे हैं, जो गरीब किसान है उसकी स्थिति खराब हो रही है, और गरीब किसानों की तादाद अमीर किसानों से बहुत ज़्यादा है। देखिए, और ये जो आप बोल रहे हैं कि समाज को बांटे नहीं, मैं बांट नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ कुछ किसान अमीर हैं, कुछ किसान गरीब हैं। आपकी जिम्मेदारी अमीरों को अमीर रखना है और गरीबों को अमीर करना है। आप गरीबों को अमीर नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ राहुल जी, आप का कथन अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति 100 एकड़ का किसान है और एक व्यक्ति 10 एकड़ का किसान है, तो उसकी आमदनी और उसके उत्पादन में तो अंतर होएगा ही। और इसलिए लेकिन जो फ़ायदा मिल रहा है वो सभी किसानों को उनकी जो सर आमदनी और उत्पादन में तो ऑब्वियसली फर्क रहेगा ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आमदनी और उत्पादन को बढ़ाने की आपकी जो क्षमता रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाजमी तौर पे जो छोटा किसान है उसकी आमदनी उत्पादन कम होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमीर किसान और तेजी से अमीर हो रहे हैं, गरीब किसान को आप अमीर कर नहीं पा रहे हैं। ना आप उसकी आमदनी बढ़ा पा रहे हैं, ना आप उसका उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस मत की रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसानी से जुड़े हों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग खेती करते हैं उनके परिवार में बढ़ोतरी होती है, परिवार में बढ़ोतरी होती है, खेती का बंटवारा होता है, खेती का बंटवारा होने के बाद रकबा छोटा होता है, रकबा छोटा होता है तो आमदनी छोटी होती है। इसलिए गांव में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको खेती के अतिरिक्त भी और काम में जुटना चाहिए, और दूसरा कम खेती और कम लागत में अधिक मुनाफा मिले, इसलिए ऐसी फसलों पर जाना चाहिए जो अधिक मुनाफा दे सकें। और मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ कदम बढ़ाए हैं। हम लोग फलोद्यान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम लोग खाद और बीज उनको ठीक प्रकार से मिल सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ड्रिप इरिगेशन उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लागत कम आए। सर आपकी रिपोर्ट कार्ड में आपके सामने रखता हूं, ऐसी फसल खड़ी हो जो उनको अधिक मुनाफा दे सके। सर जन्म के बाद कितने शिशु मरते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट देखते हैं तो मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। साथ ही साथ अगर हम डॉक्टरों की कमी की बात करें तो 46% आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स आपके पास है नहीं।
हम अगर गायनोकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो 81% का गायनोकोलॉजिस्ट, आप तो ग्रामीण विकास के मंत्री, आपको जवाब देना चाहिए, 81% का शॉर्टफॉल है। पीडियाट्रिशियंस की बात करते हैं, यानी बच्चों का जो ख्याल रखते हैं, उसमें 87% का शॉर्टफॉल है। ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटा कहता है। मुझे इस बात से कोई भी इनकार नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स की कमी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, डॉक्टर्स की कमी देश में है। सर 81% डॉक्टर्स की कमी है, 87% डॉक्टर्स की कमी, 15 साल से आप राज कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन 15 सालों में हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको ध्यान में 2003 से पहले सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज देश में, मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। आज 14 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खड़े किए हैं, 22 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र के हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाए हैं, और अब कोशिश लगातार इस बात की हो रही है कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बने और मध्य प्रदेश में और देश में जो डॉक्टरों की कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके। एक लंबे समय तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। आज़ादी के 50-60 साल तक 100 मेडिकल कॉलेज शुरुआती में खुले, बस उसके बाद कोई मेडिकल कॉलेज बरसों तक खुला ही नहीं गया। अब जब मेडिकल कॉलेज खुला ही नहीं, देश में नहीं बढ़े, राज्य में नहीं बढ़े, तो डॉक्टर्स कहाँ से खड़े होंगे? पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो प्रयत्न होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये सारी बातें सही है, कोशिश हुई। सर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप बोल सकते हैं ना कि 60 साल से कांग्रेस ने राज किया, हाँ तो 15 साल से आप राज कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस ने किया, एक पूरा जनरेशन खड़ा हो गया जिसने कांग्रेस का राज देखा ही नहीं, वो तो आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, 15 साल में मैं बता रहा हूँ ना कि डॉक्टर्स के लिए 7 मेडिकल कॉलेज 2003 में थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज तो मध्य प्रदेश सरकार के हैं, 22 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र के हैं। ये 15 साल का अचीवमेंट है। सर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा देखते हैं, हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है मध्य प्रदेश में। देश में तीसरा सबसे हाई क्राइम का रेट आपके राज्य में है। 337 केस हर 1 लाख पॉपुलेशन के मध्य प्रदेश में रजिस्टर होते हैं। हर 2 घंटे में एक महिला का रेप आपके राज्य के 15 साल बाद, ये आपका एनसीआरबी का डेटा कहता है। देखिए, मध्य प्रदेश में सामान्यतः अगर तुलनात्मक देखेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी ठीक है। और दूसरा, घटना घटित होती है, घटित होने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रेप की इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और इन घटनाओं के दोषी लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए, यह सुनिश्चित किया, इसके लिए कानून बनाया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव के कारण केंद्र सरकार ने सारे देश के लिए कानून बनाया, और मध्य प्रदेश की 7 घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के कोर्ट ने 1 से 6 महीने के बीच में लोगों को फांसी की सज़ा सुनाने का काम किया है। सर मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद हैं एमजे अकबर, जिन पर इस वक्त 10 महिलाओं ने मॉलेस्टेशन का, शोषण का आरोप लगाया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप उज्ज्वला स्कीम से महिलाओं को हो रहे फ़ायदे की बात करते हैं, एक आदमी इस वक्त सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का लगातार आरोप झेल रहा है, 10 महिलाएं उस पर शिकायत कर चुकी हैं, आज की तारीख में भी कैबिनेट में वो आपका साथी है, ऐसा क्यों है? देखिए, एमजे अकबर का साहब का जो विषय है वो सामने लोगों के आया है, और उस पर एमजे अकबर साहब की अभी सफाई नहीं आई है, तो अभी विषय एक तरफा ही चल रहा है। आपने मांगी सफाई उनसे? तो इसलिए जब एक बार एमजे अकबर साहब का बयान आ जाए तो उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि सच क्या है। नहीं सर, बयान तो माना जाता है, जो आरोपी होता है उससे आप कहते हैं कि बताइए, ये तो व्हाट्सएप का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, जवाब तो आप 1 मिनट में ले सकते हैं, 4 दिन हो चुके हैं आरोप लगे। वो आने वाले हैं, आने के बाद वो अपनी बात कहेंगे। तो वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नाइजीरिया में जाके बोल रहे हैं कि महिलाओं को ख्याल में रखना चाहिए वरना बड़ी ज्यादती हो रही है महिलाओं के साथ, और उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या राज्य में, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और मैंने आपको कहा कि एमजे अकबर साहब अपनी सफाई एक बार दे दें, सच क्या है उस पर हम भी टिप्पणी देंगे, और जो विषय सामने आएगा उस पर कार्रवाई। इतना हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने एमजे अकबर से सफाई मांगी है, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि अब तक हमने सुना नहीं है किसी से कुछ भी। नहीं, मैंने कहा ना, चूंकि अभी एमजे अकबर साहब यहाँ नहीं थे,
इसलिए वो बात नहीं तो वापस बुला लेते सर उनको। आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बहुत चिंतित हूँ। आ जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार के एक मंत्री पर 10 महिलाएं आरोप लगाती हैं और आप कह रहे हैं कि आप चिंतित नहीं। मैं तो वाकई में बहुत चिंतित हूँ सर। मैं भी चिंतित हूँ, सरकार भी चिंतित है, लेकिन एमजे अकबर साहब को कह नहीं रही है। एमजे अकबर साहब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको ढूंढा जाना मुश्किल हो। वो आएंगे, अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप से अगर कोई अन्याय है तो वो न्याय में बदला जाएगा। अन्याय है तो न्याय में बदला जाएगा, यानी कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पे सरकार गंभीरता से कुछ ना कुछ जांच करके कार्रवाई करेगी, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि एमजे अकबर के इस्तीफे देने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा ना कि एमजे अकबर साहब का तो कम से कम पक्ष सुनना चाहिए ना। न्याय और निर्णय तो तभी आना चाहिए जब दोनों पक्षों की बात सामने आ जाए लोगों के। सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि सरकार ने पार्लियामेंट में रखे, लोकसभा में रखे सवालों के जवाब में, जिसमें आप कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि फार्मर सुइसाइड की संख्या, यानी किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी संख्या 2018 मार्च 20 का ये जवाब है, 21% बढ़ा है। हर 8 घंटे में मध्य प्रदेश का एक किसान आत्महत्या करता है। क्यों? देखिए, दरअसल किसान आत्महत्या करे या कोई भी आत्महत्या करे वह दुखद है, और किसान आत्महत्या के लिए प्रवृत्त न हो, उसको इस परिस्थिति में न जाना पड़े, यह हम सब लोगों की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। लेकिन किसानी के क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति अगर सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है तो उसका एक ही कारण नहीं होता, अलग अलग कारण होते हैं, और उन अलग अलग कारणों का अलग अलग प्रकार से विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन यह सच है कि खेती मुनाफे का धंधा बने, क्योंकि खेती में काम करने वाला आदमी अगर मुनाफे की खेती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वह तकलीफ पाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे देश हो और चाहे राज्य हो, हम मध्य प्रदेश में काम करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो लोन किसान को 18% पर कर्ज दिया जाता था वो 0% पर देना प्रारंभ किया। सर जब आप विपक्ष में बैठे थे, आप कहते थे कि यूपीए का स्लोगन है मर जवान मर किसान। 2014 से 2016 के बीच में देश भर के अगर आंकड़े देखे जाते हैं तो फार्मर सुइसाइड यानी किसानों की आत्महत्या की संख्या 10% घटी है। मध्य प्रदेश में जहां पे आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रहा है, वहां पे किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ी है। 6071 किसानों ने 2011 से लेकर 2016 तक आत्महत्या की है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि हर सोसाइटी को किसानी और खेती से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन खेती मुनाफे की हो, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षा कवर देने का काम किया, और हर किसान को यूरिया मिल सके, बिना ब्लैक के मिल सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए नीम कोटिंग करने की कोशिश की। और राज्य में भी राज्य सरकार के खजाने का पैसा योजनाओं के माध्यम से किसान को जाए, जिससे कि किसान की माली हालत सुधरे। इस मामले में राज्य सरकार ने भी कोई कसर किसानों के लिए नहीं छोड़ी है। इसी का परिणाम है कि जो कृत्रिम रूप से किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की, वह किसान आंदोलन एक जिले में भी खड़ा नहीं हो पाया, एक तहसील में खड़ा होकर पूरी तरह सिमट गया और समाप्त हो गया। सर हम लोग आज तक पर एक पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं। हर सप्ताह हम अलग अलग राज्यों के लोगों से पूछते हैं कि आपके राज्य में केंद्र सरकार का काम कैसा चल रहा है, राज्य सरकार का काम कैसा चल रहा है। तो जब मध्य प्रदेश की बारी आई, वहाँ पे लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हो। तो 47% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमिक सर्वे आया मध्य प्रदेश की असेंबली में, उसमें आप लोगों ने बताया कि 2016 के आखिर में 11.24 लाख लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। और एक एमएलए ने सवाल पूछा आपकी असेंबली में, जिसमें कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या 16.4% बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों रही है? अगर मध्य प्रदेश इतना अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों रही है सर? देखिए, हमारा देश बड़ी जनसंख्या का देश है और उसमें मध्य प्रदेश भी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। और जब बड़ी जनसंख्या है तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी उसमें सामने रहेगी। लेकिन आज बेरोजगारी जो है उसका कारण किसी सरकार या एक पार्टी
पर नहीं मढ़ा जा सकता। मैं समझता हूँ कि इससे पर ये तो देख सकते हैं ना कि आपके राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या घट रही है। मैं बता रहा हूँ अगर 16% बढ़ रही है तो फिर तो चिंता है ना। मैं बता रहा हूँ ना कि आखिरी के अगर 2 साल पर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ समस्या के साथ ना तो निदान होगा और ना ही उसके साथ न्याय होगा। आज बेरोजगारी अगर खड़ी हुई है तो उसका मूल जो कारण है वह कारण यह है कि पहले से बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। सरकारी नौकरियां ही बेरोजगारी समाप्त करने का साधन नहीं, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन बाकी सारे क्षेत्र में लगातार ये कोशिश होती रहनी चाहिए कि लोग अपना उद्यम खड़ा कर सकें। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्किल इंडिया की बात की। तोमर साहब, आप ये जो पहले के दौर की बात करते हैं ना, पहले का दौर तो 15 साल पहले था। वो 15 साल पहले का दौर क्या है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको तो याद भी नहीं 15 साल, तो मतलब क्लास में होंगे, प्राइमरी स्कूल में होंगे। 15 साल पहले के दौर से क्या मतलब है? आप बताइए भाई, 15 साल में आपके राज्य में बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, घट क्यों नहीं रही है? नहीं, ये पहले की सरकार ने क्या, दिग्विजय जी को तो भूल गए लोग यहाँ पे, वो तो कब से वनवास चले गए, छोड़ दिया उन्होंने पॉलिटिक्स। मैं दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेरोजगारी जहाँ से खड़ी हुई और बेरोजगारी को बीच में एड्रेस नहीं किया जा सका, मैं उनके कारणों पर विचार किए बिना अगर हम बेरोजगारी के इशू को डिस्कस करेंगे तो उस पर कोई भी निर्णय तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारी समस्या यही रही कि हमने हमेशा अल्पकालीन विषयों को डिस्कस किया, सरकारों ने भी अल्पकालिक योजनाएं बनाई, उसके कारण ये परिस्थिति हमारे सामने सोरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में हुनरमंद लोग पैदा हों। अगर हुनरमंद लोग पैदा होंगे तो निश्चित रूप से उस हुनर के कारण उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ आते सरकारी नौकरियां और बेरोजगारी, इस दोनों को जोड़कर अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ बेरोजगारी समस्या का कभी भी निदान कोई भी सरकार नहीं कर सकती। सर, मैं यहाँ आते वक्त ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें निकल के आता है कि मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे गरीब राज्य है और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, वो देश का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है पूरे मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ से ज़्यादा, झारखंड से ज़्यादा, बिहार से ज़्यादा अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ मध्य प्रदेश में, जहाँ पर गरीबी की जो हालत है वो सब सहारन अफ्रीका में सिएरा लियोन से भी खराब है। सब सहारन अफ्रीका में सिएरा लियोन, जो कि माना जाता है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि वहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा गरीब हैं। क्यों? देखिए, जो अलीराजपुर हमारे झाबुआ जिले का हिस्सा है और झाबुआ और अलीराजपुर ये 2 जिले बने। इसके बनने के पीछे यही कारण था कि उस क्षेत्र की गरीबी को सरकार ध्यान दे सके, संज्ञान ले सके, योजनाएं बना सके और उस पर अमल कर सके। और मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में लगातार ट्राइबल क्षेत्र में इस दिशा में काम हुआ है। मैं तो अभी 2018 की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ और उसका नहीं मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप 10 साल पहले की देखेंगे तो और खराब हालत होगी। लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इस दिशा में ट्राइबल क्षेत्र भी, जब कोई रिपोर्ट कार्ड, सर जब कोई रिपोर्ट कार्ड आता है तो छात्र से पूछा जाता है कि आप पास हुए या फेल। पहले आप 5 मार्क लेके पास फेल हो रहे थे, अब आप 10 मार्क लेके फेल हो रहे हैं। फेल तो फेल ही होता है ना। झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट है भाजपा शासित मध्य प्रदेश में। क्यों सर? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि कुल मिला के गरीबी को एड्रेस करने का काम लगातार हो रहा है। 100% काम हो जाएगा तब हम ये कह सकेंगे कि हम पास हो गए। लेकिन जिन क्षेत्रों में काम हो रहा है और लगातार गरीबी कम हो रही है, गरीबी को उन्मूलन करने का काम किया जा रहा है, तो उसका एप्रिसिएशन भी तो होना चाहिए ना। नहीं, पर ओवरऑल, चलो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात की, ओवरऑल भी देखें तो आप देश के चौथे सबसे गरीब राज्य हैं। ऐसा नहीं ना, मैंने एक रिपोर्ट कार्ड ली, स्कूल भी फेल है, छात्र भी फेल है। ऐसा नहीं कि स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, एक छात्र अच्छा नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 21% आबादी ट्राइबल की है और मुझे लगता है कि श्योपुर से लेकर झाबुआ, अलीराजपुर, बरवानी, खरगोन, डिंडोरी, मंडला, सब दूर आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए लगातार काम किया है। आज पहली बार ये हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के जो हमारे जनजाति बंधु के परिवार के बच्चे हैं वो सरकार के माध्यम से इंदौर के डेली कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनकी शिक्षा वहाँ भी सुधरे और जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ सकते हैं वो पढ़ें और सरकार उनका खर्च उठाए, जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आए।
सर यहाँ पे स्कैम और करप्शन की भी बात हो रही है। अमूमन भाजपा शासित राज्यों में कहा जाता है कि करप्शन कम रहता है, यहाँ पे व्यापम स्कैम लगातार खबरों में रहा। अब चुनाव से ठीक पहले ई टेंडरिंग स्कैम भी आ गया है। ई टेंडरिंग में भी स्कैम हो रहा है। पूरे ई टेंडरिंग का मकसद ही यही है कि करप्शन हटे, ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, उसमें भी स्कैम का तरीका खोज लिया यहाँ पे आपने। व्यापम और जो स्कैम था वो बहुत पुराना विषय हो चुका है और उस विषय को जनता भी रिजेक्ट कर चुकी है। कैसे रिजेक्ट किया, आपको कैसे मालूम? ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब व्यापम आया उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो चुका है। सर करप्शन होता है, उसको आप चुनाव से जोड़ के थोड़ी देखते हैं। चुनाव से, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा साधन है कि मतलब जितना मर्जी करप्शन कर लो, अगर जीत गए तो करप्शन माफ। नहीं, जब व्यापम आया तो व्यापम में पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि व्यापम की जांच सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कराई। व्यापम की व्यापक रूप से जांच हुई, एसआईटी बनी, वैसे कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सीबीआई को गया। जो लोग सोचते थे उसमें कुछ निकला ही नहीं और जो लोग दोषी थे वो आज भी जेल में। और उसके बाद भाजपा जनता के बीच में गई तो जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो विषय है वो विषय अपने आप में पूर्ण हो चुका है। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल चुकी है, वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। जो निर्दोष हैं उन पर जबरन आरोप मारने की कोशिश की जाएगी तो नहीं मारा जाए। तो उसमें फ़ायदा ये भी है ना कि जो मार्कशीट चेक कर रहा है वो भी आप ही को रिपोर्ट करता है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपके कंट्रोल में है। तो ऐसे में वो रिपोर्ट क्या देनी है, पास करनी है, फेल करनी है, करप्ट कहना है, नहीं कहना, वो भी आप लोग कंट्रोल। मैं समझता हूँ सारे सिस्टम पर अविश्वास करेंगे तो लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। इसलिए सिस्टम पर तो भरोसा करना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यह सरकार की भी जवाबदारी है और समाज की भी जवाबदारी। ई टेंडरिंग स्कैम भी हो गया। ई टेंडरिंग स्कैम कहा जा रहा है, लेकिन ई टेंडरिंग जैसा कोई अभी स्कैम सामने आया नहीं आया है। मीडिया में तो खूब आया, आपके यहाँ पे आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया में तो खूब आया है और अफसरों का तबादला भी हो रहा है उसके चलते। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हर चीज़ सच थोड़ी होती है, हर चीज़ में उतनी सच्चाई नहीं होती। अच्छा ठीक। तो कुल मिला के सर क्या माना जाए कि आपको लग रहा है कि जीत होगी या फिर थोड़ा सी सिचुएशन पतली है इस बार? मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश इस बात को भलीभांति जानता है। पिछले वर्षों में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी वर्गों के लिए सभी क्षेत्रों में काम किया है और उन काम का परिणाम भी आज सामने आ रहा है। और यही कारण है कि प्रतिपक्ष के लोग भी पूरे राज्य में किसी भी प्रकार का आंदोलन खड़ा करने में सफल नहीं हो पाए। मानसरोवर से बड़े-बड़े होर्डिंग लगा दिए कांग्रेस ने, शिव भक्त राहुल, शिव भक्त राहुल। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के विचार की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि हम सब पहले कहते रहे हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस न सबको न्याय देती थी और तुष्टीकरण सबका करने की कोशिश करती थी। भारतीय जनता पार्टी की थिंकिंग का नतीजा है कि राहुल गांधी जी को जनेऊ पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो तो कहते हैं तो बचपन से ही पहनते हैं, तो जब से पैदा हुए तब से ही जनेऊ पहनते। वो सारा देश जानता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप यहाँ पे आए, आपने पंचायत आज तक की भोपाल में शुरुआत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत धन्यवाद।